तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मज़ेदार पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ फिर से मौजूद है एस्ट्रो डिकोडर राजन जी। इन्होंने दिया था हमें एक धमाकेदार एपिसोड पिछली बार सेक्स एंड एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, और आज ये ऐसा कंटेंट लेकर आए हैं हमारे पास जो इन्होंने दावा करा है कि ना तो वो इंटरनेट पे मिलेगा और ना कहीं हमने सुना होगा और ना वो डार्क वेब पे भी कहीं नहीं मिलेगा। जो इनके पास है वो बिल्कुल एक्सक्लूसिव है। और जब हमने पूछा कि सर ऐसा क्या है आपके पास, तो इन्होंने हमसे सीधा स्ट्रेट अप क्वेश्चन पूछा कि क्या तुम्हें पता है संडे के बाद मंडे क्यों आता है। हमने कहा हमारे ये तोते उड़ हमने गए। कभी सोचा भी नहीं। तो कहते हैं आज मैं आपके पॉडकास्ट पे बताऊंगा। तो सबसे पहले तो सर वेलकम। वेलकम, थैंक यू भाई। और बिना किसी देरी के हमें अब बता ही दो कि संडे के बाद मंडे क्यों आता है, उसका क्या रीज़न है। एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है, हाँ। सूर्य सिद्धांत में लिखा हुआ है। सूर्य सिद्धांत बुक है द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकली बुक जो अवेलेबल है, ऐसा नहीं है, वहीं से ये सारी इंफॉर्मेशन आती है। अर्थ को व्यूइंग पॉइंट मानते हुए एज ए प्लैनेट सबसे दूर प्लैनेट कौन सा है? सैटर्न। सर बट वैसे अच्छा एस्ट्रोलॉजिकली नहीं, वैसे प्लूटो है, प्लूटो वैसे अब एग्जिस्ट नहीं करता शायद, लेकिन नेपट्यून है जो एग्जिस्ट करता है एज अ प्लैनेट इन इटसेल्फ। लेकिन जो पराशर होरा शास्त्र में जो ग्रह बताए गए हैं उसमें सैटर्न इज दी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस वाइज सबसे दूर है अर्थ से। 30 साल लगते हैं सैटर्न को पूरा रोटेट करने में। 7.5 सुनी है? 7.5 का लिटरल मीनिंग यही होता है, जहाँ हमारा मून बैठा है उस राशि में, उससे अगली राशि में और उससे पिछली राशि में जब सैटर्न होगा उसको 7.5 बोलते हैं। तो एक राशि के 2.5 साल और 12 राशियों के 30 साल। सिंपल कॉन्सेप्ट है। उससे कम है सैटर्न से कम है जुपिटर जो अप्रॉक्सीमेट पूरा सारी राशियों को कवर करने में 12 साल लेता है। और उससे कम है मार्स। फिर आता है सन। सन को लगते हैं 365 डेज। अर्थ रोटेट कर रही है सन के आगे, लेकिन अर्थ हमारा व्यूइंग एंगल है तो हमें लगता है कि सन रोटेट कर रहा है और 365 डेज उसको लगते हैं। उससे फिर आता है वीनस, फिर आता है मरकरी और फिर आता है मून। मून को 27 दिन लगते हैं, 27.5 दिन टू बी अप्रॉक्सीमेट। जो भी मैं बात कर रहा हूँ ये एस्ट्रोलॉजिकली बात कर रहा हूँ और मैं प्लैनेट वर्ड नहीं ग्रह वर्ड यूज कर रहा हूँ। तो आप मतलब मून भी एक ग्रह है यहाँ पे? मून भी एक ग्रह है, मून की भी पूजा होती है, मून देवता माने जाते हैं। और इनफैक्ट मून इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रह इन एस्ट्रोलॉजी। तिथि मून से आती है, वार मून से आता है, नक्षत्र मून से आता है, योग मून से आता है, करण मून से आता है। मून इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रह इन एस्ट्रोलॉजी। सबसे दूर प्लैनेट है सैटर्न, फिर जुपिटर, फिर मार्स, फिर सन, फिर वीनस, फिर मरकरी और फिर लास्ट में मून। ये 7 प्लैनेट है। एज्यूम कर रहे हैं हम आज सैटरडे है, तो जो पहला घंटा होगा सनराइज के बाद का, वो होरा, जो इंग्लिश का आर वर्ड है ना, वो संस्कृत के वर्ड होरा से लिया गया है। वो जो पहली होरा होगी सैटरडे को सनराइज के बाद का पहला घंटा, वो सैटर्न का होगा। दूसरा घंटा होगा जुपिटर का, तीसरा घंटा होगा मार्स का, चौथा सन, पांचवा वीनस, छठा मरकरी, सातवां मून। 7 घंटे बाद मून हो गया। फिर 8वां घंटा फिर सैटर्न का शुरू हो जाएगा। तो 7 के बाद मून हो गया, तो 21 के बाद भी मून होगा। तो 22वां घंटा फिर किसका हुआ? सैटर्न का। 23वां घंटा किसका हुआ? जुपिटर का। और फिर 23वां घंटे के बाद अगला घंटा किसका हुआ? मार्स का। तो 23 घंटे 59 मिनट्स पे जब मार्स का खत्म हो जाएगा, मार्स के बाद क्या आता है? सन। तो अगला दिन की पहली होरा किसकी हुई? सन। और अगला दिन कौन सा हुआ सैटरडे के बाद? संडे को 21 घंटे बाद सन की होरा आएगी दोबारा, क्योंकि पहली होरा सन की, फिर 7 प्लैनेट्स आएंगे, फिर 8वीं होरा सन की, 21st होरा सन की होगी। सन के बाद कौन सा आता है? वीनस। 22nd होरा वीनस की होगी। 23rd होरा किसकी होगी? मरकरी की। मरकरी के बाद जब 23 घंटे 59 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे, जब अगला दिन शुरू होने वाला होगा, मरकरी के बाद कौन सा आता है? मून। संडे के बाद क्या आ गया? मंडे। अच्छा मंडे मून का मंडे। अच्छा, मंडे के 21 घंटे बाद मून की होरा होगी। मून की होरा के बाद फिर सैटर्न की होरा आएगी 22वें घंटे में। 23वें घंटे में आएगी जुपिटर की होरा। 23 घंटे 59 मिनट्स में जब जुपिटर की होरा खत्म होगी, तो अगला कौन सा हुआ? मून के बाद, मंडे के बाद ट्यूसडे।
जुपिटर के बाद कौन सा था मार्स। डिस्टेंस वाइज? मार्स। अगर ये लॉजिक नहीं समझ में आया तो दोबारा बता देता हूँ, लेकिन लॉजिक यही है। और होरा, पराशर जी ने अपने शास्त्र का नाम रखा है बृहत पराशर होरा शास्त्र। तो जो वो लिखते हैं, जो वो वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं, होरा को अंडरलाइन किया उन्होंने। और होरा का मतलब काल होता है, टेक्निकली उसका मतलब टाइम होता है। द शास्त्र ऑफ टाइम, द शास्त्र ऑफ काल। भाई अब इसमें ना एक डाउट आ रहा है, जैसे अब जो डाउट मेरे को आया था जब आप ऑफ कैमरा बता रहे थे, ऑडियंस को भी आई एम श्योर वो वाला डाउट आ रहा होगा कि यार अगर अर्थ एक व्यूइंग पॉइंट है तो आफ्टर मार्स सन आता है, द फार जो सबसे ज़्यादा दूर है, उसके बाद आपने बोला वीनस आएगा ना कि मरकरी। हाँ, तो वो वीनस क्यों आएगा, वो वाली चीज़ भी एक्सप्लेन कर दो आप। अर्थ विंग पॉइंट है और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड चेक कर लो आप, नासा ना, हाँ वीनस आएगा। ज़्यादा दूर है। ओके सर, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात ये तो आपने पता ही बताई। नहीं था ऐसा कुछ, तो कि इतना डिटेल में जाके वैसे ये तो है। मैंने पिछली बार क्या बोला था, अथर्ववेद खोल लो, सूर्य सिद्धांत खोल लो, तैत्तिरीय ब्राह्मण बुक है वो खोल लो, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो आप सोच भी नहीं सकते। और पंचांग इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं तो इंडियन गवर्नमेंट को आपके माध्यम से बोल सकता हूँ कि इसकी स्टडी होनी चाहिए। और बहुत कम लोग इसको ढंग से जानते हैं, और इस कैलेंडर को दोबारा रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत है। पहले जब हम छोटे बच्चे थे, हर घर में पंचांग का एक कैलेंडर होता था। आज की डेट में लोगों को कोई मतलब नहीं है आज तिथि कौन सी है, आज वार कौन सा है, आज नक्षत्र कौन सा है। सर नक्षत्र की बात करें तो इसका क्या इम्पैक्ट रहता है, ये क्या होता क्या, एक बार एक्सप्लेन करो। नक्षत्र इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार्स वी कैन व्यू फ्रॉम हेयर। एक नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, पहला नक्षत्र माना जाता है उसको। अश्विनी जो नेमिंग दी गई है, अभी मैं आपको कहता ना नेमिंग पे बड़ा ध्यान देना है। एस्ट्रोलॉजिकल जो नेमिंग है उसके पीछे भी कोई रीजनिंग होती है। अश्व मतलब होता है घोड़ा। जब हम अश्विनी नक्षत्र को देखते हैं, कॉन्स्टलेशन को, तो हम जब देखते हैं तो घोड़े की शेप में स्टार्स बने होते हैं। और अश्विनी कुमार वॉज द डॉक्टर ऑफ देवतास। अश्विनी कुमार वॉज द डॉक्टर ऑफ देवतास। और जो अश्विनी नक्षत्र है वो मेष राशि में, एरीस में 0 डिग्री से 13.20 डिग्री तक होता है। एक पर्टिकुलर राशि में, जैसे एरीस है, उसमें 3 नक्षत्र होंगे और एक राशि होती है 30 डिग्री की। तो जो तीसरा नक्षत्र होगा वो अगर 26 डिग्री बड़ा प्लेयर ले लेंगे, 2 नक्षत्र ले लेंगे, तो तीसरा तो 3.20 ही लेगा। तो और वो जो, लेकिन वो नक्षत्र 13 डिग्री का होता है, तो वो आगे अगली राशि में कनेक्ट हो जाएगा। तो जो कनेक्टिंग नक्षत्र होते हैं ना, इनको बोलते हैं द्विपुष्कर नक्षत्र और त्रिपुष्कर नक्षत्र। इनका भी बहुत रेलिवेंस है माइथोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में और हिंदू साइंस में। लेकिन अभी मैं अश्विनी की बात करता हूँ। अश्विनी नक्षत्र इज द फर्स्ट नक्षत्र, और इसमें जितने भी लोग पैदा होते हैं उनमें घोड़े के ट्रेड्स आते हैं और उनमें डॉक्टर्स के ट्रेड्स आते हैं। और अगर उसका बुरा ट्रेड आएगा तो वो ही विल बी दी एडिक्ट ऑफ मेडिसिन। जितने भी अच्छे डॉक्टर्स हैं आपको अश्विनी नक्षत्र में मिलेंगे, क्योंकि उनके जो देवता हैं वो अश्विनी कुमार हैं, जिनको डॉक्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता था, वैद्य बोला जाता था। और जिस दिन वैक्सीन लॉन्च हुई थी ना पहली, उस दिन 3-4 ग्रह अश्विनी नक्षत्र में थे कोविड की। यार रिसर्च के टॉपिक्स हैं। तो ये तो एक तरीके से डिसाइडेड हो गया कि कौन डॉक्टर बनेगा, जो उसमें पैदा हुआ है वो तो बनेगा ही बनेगा। जरूरी नहीं है, अगर वो डॉक्टर नहीं बनेगा, फिजियो बनेगा, केमिस्ट बनेगा, या केमिकल्स का जानकार होगा, या हॉर्स रेसिंग में प्ले करता होगा। मतलब उसके कई सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू कुंडली। हाँ, लेकिन मैंने अभी खास दिया और भाई ने मेरे को एक दवाई बता दी एकदम से, मैंने उससे पूछी भी नहीं थी, वो भी अश्विनी नक्षत्र हो सकता है। नॉलेज ऑफ मेडिसिन्स, और जो लोगों को मेडिसिन्स की बहुत डीप नॉलेज होती है ना, हरड़ और ये आयुर्वेदिक और ये, वो सब अश्विनी नक्षत्र से कनेक्टेड होते हैं। और कौन से इंटरेस्टिंग नक्षत्र होते हैं भाई? सारे इंटरेस्टिंग नक्षत्र है, लेकिन एक मैं ओपन व्यू बता रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है। अश्विनी के बाद आता है भरणी नक्षत्र, और भरणी नक्षत्र की जो आकाश में स्थिति बताई गई है ना, वो भरणी नक्षत्र के लॉर्ड है यमराज। अच्छा। और अश्विनी नक्षत्र के लॉर्ड है अश्विनी कुमार। और थर्ड नक्षत्र है कृतिका, और कृतिका नक्षत्र के लॉर्ड कौन है? अग्नि। मैं एक दिन हॉस्पिटल में बैठा था,
मेरे दोस्त के कोई जानने वाले थे, तो उनको पहले वेंटिलेटर में डाला गया। तो मैं उस टाइम ना एस्ट्रोलॉजी बहुत पढ़ता था, 18-18 घंटे एस्ट्रोलॉजी पढ़ता था। तो मैं जब सारे डॉक्टर को देख रहा था ना, बार बार अश्विनी नक्षत्र दिमाग में आ रहा था। फिर उनकी हो गई डेथ, फिर भरणी नक्षत्र, यमराज आ गए दिमाग में, फिर उनका क्रियाक्रम हुआ, फिर कृतिका नक्षत्र आ गए, क्योंकि कृतिका नक्षत्र के लॉर्ड है अग्नि। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो आप? 2 नक्षत्रों के बीच में भी एक कॉन्सेप्ट बनता है। जितने भी जज, पुलिस वाले और शमशान घाट में काम करने वाले, वो सब भरणी नक्षत्र से रिलेटेड होते हैं। भरणी नक्षत्र की जो आकाश में स्थिति है ना, वो श्री यंत्र देखा कभी? उसमें ट्राइंगल बना होता है, वो ट्राइंगल है। और भरणी नक्षत्र की अगर एग्जैक्ट स्थिति पता करनी है ना, तो ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया से भरणी नक्षत्र को देखोगे नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर में, क्योंकि वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होता, तो यू विल फील लाइक दैट भरणी नक्षत्र इज लुकिंग लाइक अ प्राइवेट पार्ट ऑफ अ वुमेन। और वहीं पे पूजा होती है कामाख्या माता की। और भरणी का मतलब आप क्या समझते हो? चलो मैंने भरणी नाम लिया, भरणी क्या होती है? जिसमें अचार रखते हैं वो भरणी नहीं बोलते उसको? भरणी नक्षत्र वालों में वही भरणी है। ये वो बहुत बड़े डाटा कलेक्टर होते हैं। यमराज खुद डाटा कलेक्टर है कि इसकी डेथ हुई है, इसके ये कर्म है, ठीक है, इसको यहाँ भेजना है, वहाँ भेजना है। वो एक इमिग्रेशन ऑफिसर की तरह बैठते हैं। और जिसने नरक जाना होता है उसको यमराज भैंसे में नजर आते हैं, लेकिन जिसने स्वर्ग जाना होता है उसको नहीं भैंसे में नजर आते हैं। वो यमराज जो होते हैं ना, जो स्वर्ग जाने वाले लोग हैं, उनको वही यमराज चतुर्भुज में नजर आते हैं। चतुर्भुज भी उनका एक अवतार है। हाँ, यमराज का ही। लेकिन यमराज को नेगेटिव गॉड माना गया है, क्योंकि उनको गॉड ऑफ डेथ से रिलेट करते हैं, लेकिन उनका चतुर्भुज अवतार भी है। ये जो मैं यमराज जी के बारे में बता रहा हूँ ना, एक नदी कही जाती है सेलेस्टियल बॉडी में, मिल्की वे, गैलेक्सी वे, सप्तऋषि में, उसका नाम है वैतरणी नदी, जिसको ग्रीक्स भी एक नाम से बोलते हैं। वो नाम है एपिसिलॉन। तो ये क्या मिल्की वे में एक नदी है? बेसिकली स्पेस में एग्जिस्ट करती है। स्पेस में एग्जिस्ट करती है। अच्छा। और वहाँ पे लाइव है, ये मैं नहीं कह रहा, ये रिसर्च भी कह रही है। वहाँ पे रेडिएशंस भेजोगे तो लाइव है। कम से कम वो 1,30,000 लाइट ईयर्स अवे है यहाँ से, लेकिन वहाँ पे लाइव है। पर इसका कोई वैसे क्या रिसर्च देखो, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, रिसर्च करने वाले रिसर्च करेंगे, लेकिन वहाँ पे लाइफ है। और वहाँ पे लाइफ ऐसे है क्योंकि जो डेथ्स यहाँ पे होती हैं वो सब वैतरणी नदी में जाके उनको, वहाँ पे उनकी डेस्टिनेशन है, वो एयरपोर्ट है। वहाँ से जिन्होंने टूवर्ड्स हेवन जाना होता है हेवन जाते हैं, टूवर्ड्स हेल जाना होता है हेल जाते हैं, मोक्ष प्राप्त करना होता है वैतरणी नदी में जाते हैं, और वापसी जाना होता है वहाँ से यू टर्न ले लेते हैं। तो वो जो नदी है वो किस चीज़ से बनी है? मतलब वो कंसिस्ट अपने अंदर क्या रखती है? मतलब उधर होली वाटर, होली वाटर। द वाटर इन वैतरणी नदी इज होली वाटर। वाटर क्या है यार? हाइड्रोजन ही तो है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन अगर एक पॉइंट पे एक रेशियो में आ जाए, वही तो पानी है। पर वाटर को एक स्टिल जगह नहीं चाहिए जिसपे वो रह सके? मतलब ऐसे हवा में रहना तो इम्पॉसिबल है ना। मून में भी तो वाटर ढूंढ लिया, मार्स में भी तो आ जाएगा वाटर आने वाले टाइम में। वैतरणी नदी का कॉन्सेप्ट है हमारे शास्त्रों में, अथर्ववेद में। का ऑफिस वहीं है? वहीं आ गया। अब मैं ऑफिस वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कई लोग ऑफेंड हो जाएंगे, लेकिन वो वहीं से ऑपरेट करते हैं। और यमराज जी इज दी 24/7 ऑफिस है इंटू 365। बंदा आया, वो ये नहीं देखते कि जो आया वो जज है, वो चपड़ासी है, वो रेपिस्ट है, उसको सबको एक ही राजू में फटाफट कर्मा देखते हैं वो। ओनली कर्मा। वैतरणी नदी जो है वो भरणी नक्षत्र जो कॉन्स्टलेशन है वहीं से शुरू होती है। तो ये सच बात है क्या, जो ज़्यादा पाप कर रहा है वो फिर जैसे अगर वो हेल की तरफ गया है तो उसको जैसे कहते हैं कि कढ़ाई में डाला जा रहा है, या उसको वो ज़्यादा कढ़ाई में डालना जा रहा है, वो एक कहानी है। लेकिन वैतरणी नदी एक सेलेस्ट्रियल बॉडी है, सेलेस्ट्रियल बॉडी। तो सर ये बताओ, ये सब सारे ह्यूमन रेस पे वैलिड है चीज, या फिर रिलीजन वाइज रिलीजन वैलिड है? ह्यूमन नहीं, ह्यूमन, यक्ष, किन्नर सब पे वैलिड है। एनिमल्स, एवरीथिंग सब पे वैलिड है। नल एंड वॉइड कुछ नहीं है इसमें। मतलब सारी दुनिया सनातनी हिसाब से ही बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सब सनातनी है मतलब? फिर
एक तरीके से। पैदा तो सब सनातनी होते हैं, उसके बाद कुछ होता है तो वो मुसलमान बन जाते हैं या जीसस में चले जाते हैं। या पैदा हिंदुइज्म इज नॉट अ कि मैंने टीका लगाया हुआ तो मैं हिंदू हूँ। हिंदुइज्म इज अ स्टाइल ऑफ लिविंग। हिंदुइज्म को बहुत ब्रॉडली समझना बहुत ज़रूरी है। हिंदू गॉड्स को बहुत ब्रॉडली समझना ज़रूरी है। उसको समझना और सही। आप असुर को और देवताओं को लोग सही और गलत के उसमें डालते हैं, वो नहीं है ऐसा। अगर असुर या नहीं होते तो समुद्र मंथन कैसे? हैप्पीनेस के लिए सैडनेस ज़रूरी है, तभी तो हैप्पीनेस फील होगी। लाइट के लिए डार्कनेस ज़रूरी है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है ना, जैपनीज कॉन्सेप्ट है ना, यिंग योंग कहते हैं, ये उस तरह से समझना है आपको। शुक्राचार्य की पूजा होती है और हमेशा होती रहेगी। अगर शुक्राचार्य की पूजा ना होती वो इतने बुरे असुर होते तो शिव जी उनको अपनी शादी में इनवाइट क्यों करते? उनकी इतनी इज्जत क्यों होती? शुक्राचार्य को शिव जी ने संजीवनी का ज्ञान क्यों दिया? उनको नहीं पता था यार ये तो असुर है, इसको संजीवनी का ज्ञान दूंगा, ये सबको फिर जिंदा कर देगा। टू मेक द बैलेंस। आग के लिए पानी का डर बना रहना चाहिए। आग बुरी नहीं ना पानी बुरा, लेकिन दोनों एक दूसरे को अपोजिट है। आग के लिए पानी का डर बना रहना चाहिए। सही बात है सर। पता भी नहीं है ना सनातन धर्म कितना पुराना है हर चीज़ का, क्योंकि और जितने भी रिलीजन हो गए उनको तो पता है कि भाई ये कब हुए हैं। शिव जी ही काल है, और काल की आप गणना कर ही नहीं सकते। ना आदि ना अंत। शिव जी ही काल है। तभी तो पराशर ऋषि ने क्या बोला है? बृहत पराशर होरा शास्त्र। होरा का मतलब ही काल होता है। सर और नक्षत्रों पे चलते हैं आगे। अश्विनी डॉक्टर, भरनी और डॉक्टर और अश्विनी कुमार। भरनी यमराज वाले ट्रेड्स आएंगे। तो आप मुझे बताओ कि यमराज वाले ट्रेड्स के प्रोफेशन एक दो बता दो। डेटा से रिलेटेड। डेटा एनालिटिक्स, जज, शमशान घाट में काम करने वाले सारे लोग। हाँ वो भी आ गए। ठीक है, मैंने क्या बोला, उसकी जो योनि बनती है, जिसको हम वेजाइना बोलते हैं, तो जितनी गायनी है, मैंने 2-3 गायनी अपनी लाइफ में देखे हैं जिनको मैंने एस्ट्रोलॉजिकली, वो सब भरनी नक्षत्र में। नहीं तो उनका लगन नक्षत्र भरनी में है या चंद्र नक्षत्र भरनी में है। तो नक्षत्र का हमारे कैरेक्टरिस्टिक में कितना असर पड़ता है। अश्विनी हो गया, भरनी हो गया। अब कृतिका नक्षत्र। कृतिका नाम से क्या समझ आ रहा है? मैंने बताया नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कृतिका नाम से तो कुछ समझ नहीं आया। कृतिका, कार्तिकेय जी थे ना, कार्तिकेय जी को पाला था कृतिकाओं ने। और ये वो 6 तारे जो कृतिका नक्षत्र में है ना, वो दे वर द नर्सेस ऑफ कार्तिकेय जी, उनको पालने वाली वही। और इसकी जो आकाश में वो बनती है, शेप बनती है, जो तारों का समूह है, जो क्लस्टर ऑफ स्टार्स जो बनता है, वो कैंची के आकार में बनता है। तो बुच्चर भी कृतिका नक्षत्र वाला हो सकता है और सर्जन भी कृतिका नक्षत्र वाला हो सकता है, और जो फैब्रिकेटर वेल्डिंग वाले हैं वो भी कृतिका नक्षत्र वाले हो सकते हैं। और कृतिका नक्षत्र में जब उन्होंने कार्तिकेय जी को पाला तो इसलिए उनका नाम कार्तिकेय है। तो इनमें जो एक्ट ऑफ नरिशिंग आता है, एक्ट ऑफ पालना आता है, वो भी इनमें बहुत होता है। प्ले स्कूल खोलना या, और कृतिका नक्षत्र के लॉर्ड हैं अग्नि। अग्नि लॉर्ड होने से, और याद है जब हम तिथि को एक बार डिस्कस कर रहे थे, तो प्रतिपदा अग्नि मैंने बोला था, प्रतिपदा की लॉर्ड है अग्नि। मान लो किसी का कृतिका नक्षत्र है और प्रतिपदा में उसका पैदा हो गया, वो उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम तो है ही है, क्योंकि 2 जगह अग्नि ओवर हो गई ना। अति जिस चीज़ की होगी उस चीज़ की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट्स को समझना बड़ा जरूरी है। ऐसा नहीं, लोग क्या करते हैं कि योर सैटर्न इज इन दिस एंड दिस आउट, आपकी 7.5 चल रही है, आपकी तो बैंड बजने वाली है। किसी को नक्षत्र के बारे में नॉलेज नहीं है, किसी को तिथि के बारे में नॉलेज नहीं है, किसी को योनि के बारे में नॉलेज नहीं है, किसी को बहुत सारे सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं हमारी कुंडली में, एस्ट्रोलॉजर्स को उनके बारे में नॉलेज नहीं है। गुलिक, इंद्रचाप, परिवेश, ये सब सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, इनकी भी नॉलेज नहीं है एस्ट्रोलॉजर्स को। मैं एस्ट्रोलॉजर्स की बात कर रहा हूँ जो अपने आप को सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं ना, उनको पता ही नहीं होगा गुलिक क्या है, मांदी क्या है, इंद्रचाप क्या है, इंद्रधनुष क्या है, धूम क्या है, व्यतिपात क्या है, किसी को नहीं पता होगा। क्योंकि सब ने एक मेंटर से एस्ट्रोलॉजी सीखी है और अपनी PR टीम चला के अपना काम कर रहे हैं। किसी ने रिसर्च नहीं की। मैंने जिस दिन एस्ट्रोलॉजी की लास्ट क्लास ली थी ना, उसके बाद मैंने रिसर्च में टाइम दिया, और आई एम सो ग्रेटफुल डेट कि जो मेरे को जितने भी मेंटर्स मिले,
वो सारे मेंटर्स ने मेरे को इस तरफ डाला कि आप रिसर्च करो, रियलिटी को पकड़ो। और कोई रिसर्च करी हो आपने बढ़िया वाली, कुछ नया निकल के आया हो? मैं हॉस्पिटल में था तो मैंने सोचा, सिर्फ सोचा कि बंदा वेंटिलेटर में है वो अश्विनी नक्षत्र का काम है, फिर वो शमशान घाट में है वो भरणी नक्षत्र है, और फिर शमशान घाट में उस अग्नि के हवाले हो रहा है वो कृतिका नक्षत्र है। अग्नि हमेशा कोरियर का काम करती है। आपने कोई देवता से बात करनी है, देवता को आपने कुछ समर्पण करना है, आप क्या करोगे? हवन करोगे। हवन में आप आहुति दोगे, आहुति देवता एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद वो आपको तथास्तु करेगा। तो अग्नि कोरियर का काम करती है, तो कृतिका नक्षत्र वाले भी कोरियर का काम कर सकते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड इन अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ वे। मेरे हिसाब से लोग प्रोफेशन की बात करते हैं ना जब एस्ट्रोलॉजी में, उनको मेरा सारा फोकस ही उनके नक्षत्र में जाता है कि आदमी का नक्षत्र क्या है और उसका प्रोफेशन क्या है। इसके बाद आता है रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी की एक बड़ी प्रचलित कथा है सोमनाथ मंदिर तो सुना है ना। चंद्रमा को श्राप मिला था अपने फादर इन लॉ दक्ष प्रजापति से कि तू मेरी एक बेटी से ज़्यादा प्यार करता है, वो रोहिणी है। 27 नक्षत्र दक्ष प्रजापति जो ब्रह्मा जी हैं उनके 27 बेटियां हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी। और रोहिणी इज़ दी ब्यूटीफुलेस्ट, मतलब ब्यूटीफुल, सबसे ब्यूटीफुल वही है रोहिणी, सबसे अट्रैक्टिव वही है। तो जो लोग रोहिणी नक्षत्र में पैदा होते हैं वो कौन होंगे? सबसे ब्यूटीफुल, सबसे अट्रैक्टिव। पहला पॉइंट तो यही हो गया। दूसरा, रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण जी भी पैदा हुए थे। जब इश्क लड़ाया तो कान्हा की तरह तो गोपियाँ पागल होगी। रोहिणी नक्षत्र ट्रेड्स आ रहे हैं। मैं खुद रिग्रेट करता हूँ मैं थोड़े दिन पहले पैदा होता, रोहिणी नक्षत्र में होता तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दी नक्षत्र बिफोर एनीथिंग। लेकिन रोहिणी नक्षत्र की वजह से चंद्रमा को श्राप मिला है कि चंद्रमा अपनी वाइफ रोहिणी को ज़्यादा प्यार करता है और बाकी 26 वाइफ्स को कम प्यार करता है। और ये श्राप किसने दिया? दक्ष प्रजापति ने। लेकिन दक्ष प्रजापति भी रोहिणी की तरफ मोहित हो गए थे इन अट्रैक्टिव वे। अपने खुद फादर, एज अ फादर दक्ष प्रजापति ही ब्रह्मा जी हैं। मतलब वो उनको ज्यादा प्यार करते थे औरों से, ऐसा कुछ है? अट्रैक्ट हो गए थे। और ये जब रोहिणी नक्षत्र चंद्र सबसे सुंदर नक्षत्र है, सब जो उसमें बॉर्न होता है बहुत सुंदर होते हैं। इतना सुंदर है, इतना अट्रैक्टिव है कि बायोलॉजिकल फादर भी अट्रैक्ट हो गए थे। दक्ष प्रजापति इज इक्वल टू ब्रह्मा। रोहिणी के बाद आता है मृगशिरा नक्षत्र। वो जो मृग है ना, मृगशिरा वाला जो मृग है, एक तो हिरणों ने बड़ा कांड किया है हमारी संस्कृति में। जब राम जी रावण वाला क्लेश हुआ तब भी हिरण आया, जब पांडु की डेथ हुई महाभारत में तब भी हिरण हुआ, और इधर भी हिरण आ गया। मृगशिरा नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र का जो वो रोहिणी ऊपर है, सबसे ऊपर है, उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र आता है। तो मृगशिरा नक्षत्र का बेस लेके ब्रह्मा जी दक्ष प्रजापति रोहिणी की तरफ भाग रहे थे कि उसकी शादी हो जाएगी, वो चली जाएगी, उसको रोकने के लिए ये उन्होंने स्टार्ट किया गोइंग टुवर्ड्स रोहिणी। और उसके नीचे आद्रा नक्षत्र पड़ता है जो कि रुद्र का नक्षत्र है। रुद्र कौन है? उन्होंने एक्ट देखा कि रोहिणी ऊपर जा रही है। रोहिणी का मतलब ही असेंडिंग होता है। रोहिणी इज अ संस्कृत वर्ड फॉर असेंडिंग। रोहिणी के पीछे हिरण के बेस में, मृग के बेस में, जिसके पास कस्तूरी होती है, मृग के बेस में उसी का बायोलॉजिकल बंदा फादर टुवर्ड्स रोहिणी जा रहा है। और ये शिव जी ने देखा तो शिव जी ने क्या किया होगा? श्राप दे दिया। चलो वेरी गुड। उन्होंने अटैक किया, अपने रुद्र को बोल के अटैक किया। वो जो आद्रा नक्षत्र है वो शिव जी का रुद्र अवतार है। और अटैक किया और आद्रा नक्षत्र ने तीर निकाला और मृगशिरा के पे ऊपर डाल दिया। मृगशिरा को वो तीर लग गया। ये स्टोरी है। और जो आज की डेट में एक जो ओरियन कॉन्स्टलेशन है वो मृगशिरा नक्षत्र है। और ओरियन कॉन्स्टलेशन में एक बेल्ट है जिसको बेल्ट बोलते हैं, ओरियन बेल्ट, वो तीर ही है जो आद्रा ने उसको मारा था। बेल्ट ऑफ ओरियन बोलते हैं। नासा की कॉन्स्टलेशन के सबके फोटोज देखो और जो मैं कहानियां बता रहा हूँ उनको मैच करोगे तो आपको पता चलेगा कि
कितनी डीप है ये सारी चीज। तो यही रीजन है ब्रह्मा जी की पूजा ना होने का? सबसे बड़ा यही रीजन है। सबसे बड़ा मतलब और भी रीजन है? हाँ, रीजन तो यही है। और आप बता रहे थे सरस्वती नदी क्यों लुप्त हुई, उसका भी एक एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है? सरस्वती नदी लुप्त इसलिए हुई इंडिया से क्योंकि इंडिया से ज्ञान ही लुप्त हो रहा। सरस्वती जिस दिन इंडिया में पंचांग, महाभारत, उपनिषद वापसी आ गए, मैं 100% कह सकता हूँ कि ऐसा कुछ होगा कि सरस्वती नदी दोबारा बहना शुरू हो जाएगी। जहाँ जहाँ उसके वो मिलते हैं ना कि यहाँ पे सरस्वती नदी थी, वहाँ वहाँ आपको दोबारा पानी आता नजर आएगा। इट इज़ related to illiteracy and literacy rate of Vedic knowledge। सही बात है, वैदिक नॉलेज तो अभी किसी को है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। 1% नॉलेज में मेरे को इतना है भाई, 1% भी पता नहीं होगी नहीं होगी, लेकिन जो भी है मतलब आंखें खुल जाती हैं, दिमाग खुल जाता है, और बस ये रिसर्च करने के टॉपिक्स हैं और कुछ भी नहीं करना। एक एक बुक पकड़ो और अपना रिसर्चिंग चालू कर दो। अथर्ववेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है। जो पहले ये कास्ट सरनेम्स होते थे ना, द्विवेदी, 2 वेद के, जिन्होंने 2 वेद का अध्ययन किया होता था। चतुर्वेदी 4 वेद वाले, त्रिवेदी 3 वेद वाले। आज कोई त्रिवेदी पकड़ लो, क्या पढ़ते हो? हम तो MBA कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो MBA? क्योंकि हमने जॉब करनी है। जॉब क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमें आईफोन लेना है और गाड़ी लेनी है, उसकी EMI कौन भरेगा? तो वेद की नॉलेज तो खत्म हो गई ना। हर नक्षत्र की अपनी स्टोरीज हैं और उन स्टोरीज में ही उस नक्षत्र को आप उससे अपना प्रोफेशन डिसाइड कर सकते हो, उससे आप अपना लाइफ डिसाइड कर सकते हो। रोहिणी नक्षत्र वाला कोई लड़का है, मैं 100% बोलता हूँ रोहिणी नक्षत्र कृष्ण जी का था, और कृष्ण जी ने कभी रथ अपना किसी सारथी से नहीं चलवाया, वॉर जोन के अलावा। वॉर जोन में उनको फाइट करनी होती तब तो रथ सारथी चलाएगा। वो खुद सारथी बनते थे लोगों के, क्योंकि उनको रथ चलाने में बड़ा मजा आता था। अब कोई रोहिणी नक्षत्र की कुंडली मेरे पास आई, लड़का है लड़की है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ आपको गाड़ी चलाने का शौक है? कहता हाँ यार बहुत शौक है। रोहिणी नक्षत्र वाले पायलट्स होते हैं, रोहिणी नक्षत्र वाले शिप के कैप्टन होते हैं, रोहिणी नक्षत्र वाली लड़कियाँ 100 की स्पीड में गाड़ियाँ चला रही होती हैं। ये सब मैंने देखा है अपनी लाइफ में। रोहिणी नक्षत्र वालों को ब्रांड्स का शौक होता है, रोहिणी नक्षत्र वालों को चंदन की स्मेल अट्रैक्ट करती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह डाइट ही है। वो अगर नक्षत्र के हिसाब से प्रोफेशन चूज नहीं करेंगे तो वो एक्सेल नहीं कर पाएगा। नहीं, एक्सेल तो कुंडली से शायद कर जाए, लेकिन एक चीज होती है कि यू आर डूइंग व्हाट यू आर गुड एट एंड यू आर हैप्पी डूइंग दैट। बहुत सारे 90% लोग आज भी, 90 से भी ज़्यादा ही होंगे, लेकिन 90 उसमें आप और मैं नहीं आते। हम लकी हैं, वो काम कर रहे हैं जो वो नहीं करना चाहते, ड्यू टू कि हमारी ये जो बहुत जितने भी लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं वो सब उसमें आते हैं। बेसिकली जो खुश नहीं है अपने काम से, अपनी जॉब से। अगर आप अपने नक्षत्र के हिसाब से अपना प्रोफेशन चूज करते हो, आई एम 100% श्योर कि आपके फेल होने के चांसेस नील के बराबर होंगे, या जॉब सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगी। तो ये लोग जो कहते हैं कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं अपने करियर में, तो वो ये देख सकते हैं। देखो मत वो सर के पास आए, सर कुंडली देखेंगे उनकी ना आए, लेकिन अपने नक्षत्र की स्टडी कर लो। हाँ सही बात है, अपने नक्षत्र की स्टडी कर लो। और एक और बात बताऊँ, हर नक्षत्र में, नक्षत्र इज ए क्लस्टर ऑफ स्टार्स। किसी में 5 स्टार हैं, रोहिणी में 5 स्टार है। तो कई बार मैं इस चीज़ को, पैटर्न को ऑब्जर्व करता हूँ कि जो रोहिणी नक्षत्र वाले होते हैं ना, इनके 5 साल का एक पीरियड होता है। अच्छा 5 साल का, बुरा 5 साल, फिर अच्छा 5 साल का, बुरा 5 साल का। जितने स्टार्स होते हैं ना, उतने नंबर ऑफ ईयर्स आपके अच्छे या बुरे उस नक्षत्र के हिसाब से होते हैं। इतना गहरा रिलेशन है उसका, लेकिन बंदा तो पंचांग की तरफ जाता ही नहीं है। अच्छा हाँ इसका रोहिणी नक्षत्र, ठीक है, फिर वो कुंडली देखने लग जाता है। और ये नक्षत्र कुंडली से ही पता लगते हैं कैसे? हाँ कुंडली में ही है ना। हाँ, जहाँ से चंद्रमा चल रहा है, चंद्रमा हमारा किसी न किसी राशि में होगा, एरिस में होगा, टॉरस में होगा। जो अभी मैंने नक्षत्रों की बात की है, तो एरिस में 3 नक्षत्र आते हैं। 13 डिग्री तक आता है अश्विनी नक्षत्र, 13.2 डिग्री तक, 13.2 डिग्री से 26.40 डिग्री तक भरनी नक्षत्र, एंड 26.40 डिग्री से जो लास्ट की 30 डिग्री तक जो 3.2 डिग्री बची हैं, वो होता है कृतिका नक्षत्र। टॉरस में कृतिका नक्षत्र 10 डिग्री तक चलता है। तो कृतिका नक्षत्र एरिस में भी है, टॉरस में भी है।
और कृतिका नक्षत्र को मैंने आपको क्या बोला था, कोरियर। अग्नि क्या होती है, कोरियर। 2 राशियों के बीच में कनेक्टिंग ब्रिज हो गया कृतिका नक्षत्र। और इन नक्षत्रों को त्रिपुष्कर नक्षत्र कहते हैं, जिनकी 25% एक राशि में होती है और 75% वो दूसरी राशि में होते हैं। पर सर मोस्टली हॉरोस्कोप की मतलब किसी एक बंदे का एक नक्षत्र नहीं माना जाता, इसका नक्षत्र ये हाँ है। भाई, मून नक्षत्र ही होता है। मून नक्षत्र को मेन माना जाता है, लेकिन सारे प्लैनेट्स के नक्षत्र, लगन का नक्षत्र भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। और नक्षत्रों को समझने के लिए आपको नक्षत्रों को ही 1-2 साल पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बंदे को लगता है यार मैं भी, देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, बड़ी सिंपल सी बात हूँ, 4 क्लासेस बाद वो कहता है मैं कंसल्ट करना कब शुरू करूँगा। मैं एक नक्षत्र को ही पढ़ाने में 2-3 घंटे लगा देता हूँ और उसी में खेलता रहता हूँ। तो मुझे लगता है कि लोग पढ़ना नहीं चाहते, लोग फटाफट कमाना चाहते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे है। पर जैसे जिससे कहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ से तुम्हारी अलग राशि होती है, नाम से अलग होती है, तो उस वे में भी आपके जैसे नक्षत्र अलग अलग होंगे और सारे इम्पैक्ट करेंगे। जो आपकी राशि होती है ना, वो डेट ऑफ बर्थ से ही होती है। हर नक्षत्र के अपने कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं और हमारे यहाँ प्रचलन है कि उन अल्फ़ाबेट्स का ही नाम रख लिया जाता है। जैसे मैं स्वाति नक्षत्र हूँ और स्वाति नक्षत्र का एक अल्फ़ाबेट है आर, तो मेरा नाम राजन रख दिया गया। तो जो पंडित जी आते हैं ना, जो लोग मानते हैं, वो नक्षत्र के बेस पे ही आपका नाम रखते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये कोई बहुत, इसको माइथोलॉजिकली मैं रॉन्ग या करेक्ट नहीं बोल सकता, क्योंकि कोई वो नहीं है। क्योंकि कृष्ण जी के तो 1000 नाम थे, उस टाइम पे 1000 नाम थे। कोई उनको माधव कहता था, कोई उनको रणछोड़ कहता था, कोई उनको गोपी कहता था, कोई उनको, उनके कई नाम थे। राम जी के भी कई नाम थे, कार्तिकेय जी के भी कई नाम थे। अग्नि कार्तिकेय जी की वो थी, वो थे अग्नाएं, कृतिका से कार्तिकेय, गौरी माता गौरियाए नाम है। तो ऐसे ही हर गॉड के जो अलग अलग नाम है, वो उनके प्रेजेंस के ऊपर और उससे क्या कनेक्शन आ रहा है उससे रिलेट करते हैं। शिव जी जब कैलाश मानसरोवर में होते हैं और साधना में होते हैं, मेडिटेशन में होते हैं, तब वो शिव है। लेकिन जब वो काशी में आते हैं, वाराणसी में आते हैं, और जब वो हस्बैंड होते हैं, तब वो शंकर है। तो एक ही चीज़ के 2 नाम हो गए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सही बात है। गणेश जी के भी कई सारे नाम हैं। हाँ, अब मान लो अभी हमने तिथि की बात की थी ना भाई, द्वितीया तिथि थी ब्रह्मदेव की, और इधर मृगशिरा नक्षत्र किसका है, ब्रह्मदेव का, ब्रह्मादेव का। अगर किसी की द्वितीया तिथि और मृगशिरा नक्षत्र कोइंसाइड कर जाए, वो कितना हार्मोनल आदमी होगा या कितनी हार्मोनल लेडी होगी वो, किसी से भी अट्रैक्ट हो जाएंगे वो। अब मृगशिरा नक्षत्र वाले ऑफेंड हो सकते हैं, लेकिन रियलिटी, देखी हुई रियलिटी है। 5000 कुंडलियाँ स्टडी की हैं मैंने अपनी लाइफ में, और ये देखी हुई रियलिटी है। नाम तो ले नहीं सकता मैं किसी का, लेकिन जो लोग अपनी ही फैमिली में, वो कोई वर्ड होता है आजकल, पता नहीं, बोल दो क्या कहते हैं, वो मुझे याद ही नहीं आ रहा ना, इंसिस्ट करके या कुछ एक वर्ड होता है, मतलब आजकल जेनजी लोग बड़ा यूज़ करते हैं। तो मतलब जो लोग अपने ही ब्लड रिलेशन में मैरी करने या अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनकी द्वितीया तिथि और मृगशिरा नक्षत्र के कॉम्बिनेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, नहीं तो एक तो है ही है। अच्छा सर, पिछले पॉडकास्ट में आपने एक बात कही थी कि 2026 में काफ़ी बुरा टाइम आने वाला है और कल की अवतार भी, वो तो मैं इसमें भी कह रहा हूँ। तो काफ़ी लोगों ने डाउट की बेसिकली वो चीज़, तो उसको थोड़ा क्लियर करो। काफी लोग ना ऑफेंड भी हो गए, काफी इनफैक्ट आम जनता की बात नहीं कर रहा मैं, एस्ट्रोलॉजर्स की बात कर रहा हूँ। वक्त कराए वक्त करे, वक्त बड़ा बलवान, भीलों ने लूटी गोपियाँ, वही अर्जुन वही बाण। राजस्थान में एक जगह जहाँ भील होते हैं, तो कृष्ण जी जब डेथ बेड में थे, तो उन्होंने अर्जुन को कहा, ये मेरी कुछ गोपियाँ हैं, मेरे साथ वृंदावन और मथुरा से चलती आ रही हैं, इनको तू सेफली हस्तिनापुर ले जा। अर्जुन उनको लेके जा रहा था, भीलों ने अटैक किया, वही बाण था जो महाभारत में यूज हुआ था, और वही अर्जुन था। एक भी गोपी को बचा नहीं पाया वो। जब वो बुरा वक्त आएगा ना, जब आपके ग्रह खराब होंगे, जब इंडिया के ग्रह खराब होंगे, जब वर्ल्ड के ग्रह खराब होंगे, जब अधिक मास के साथ 4 ग्रहण होंगे, जो 2026 में होने वाला है, मैं उसके पीछे के कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ, क्यों मैं कह रहा हूँ अधिक मास प्लस 4 ग्रहण, तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। भविष्य मल्लिका में भी ये, भविष्य मल्लिका में जो चीज़ लिखी है उसके पीछे का लॉजिक बता रहा हूँ मैं आपको। ये रियलिटी है, और उस रियलिटी का जो एंड होगा वो तो 2027-28 में पता चल ही जाएगा, जो भी हम कह रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ हुआ,
तो इसको एस्ट्रोलॉजी को गाइडेंस की तरह मान के आपको इतना तो कर सकते हो ना कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो। कोविड निकाला तो वो वक्त भी निकल सकता है, लेकिन अगर आप लोगों ने मुझे ब्लेम करना है कि मैं कुछ नेगेटिविटी फैला रहा हूँ, वो लोग ब्लेम करें, और जिन्होंने अलर्ट होना है वो लोग अलर्ट हो जाए। और हर चीज़ का कोविड के टाइम में आईटी इंडस्ट्री बेनिफिशियरी थी, डॉक्टर इंडस्ट्री बेनिफिशियरी थी, तो हर नेगेटिव चीज़ के कुछ बेनिफिशियरी होते हैं। इसमें कौन होने वाले? इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं करनी चाहिए, नेगेटिव डिस्कशन हो जाएगी, लेकिन हर नेगेटिव जितने भी डिफेंस कंपनीज हैं सब बेनिफिशरीज होने वाली है आने वाले टाइम में, क्योंकि वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन है, डिफेंस कंपनीज ही बेनिफिशरी हैं नंबर 1। और वॉर हो सकती है एक और? यार वॉर के अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन वॉर वाली एकदम फील आएगी आपको उस टाइम। मतलब नेचुरल अकरेंसेस जो होती हैं, अर्थक्वेक हो गया या फिर वो तो होंगे, लैंडस्लाइड्स हो गई, वो भी होंगे। आप कह रहे हो वॉर्स भी होने की पॉसिबिलिटीज है। द कॉम्बिनेशन ऑफ मैन मेड डिजास्टर एंड गॉड मेड डिजास्टर सब 2026 में आपको विटनेस होगा। 2026 विक्रम संवत के बाद, मतलब मार्च के बाद 2027 तक वो एक्सटेंड होगा। प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं आप, क्या इसमें वो दोगे सजेशंस? प्रोटेक्ट ऐसे ही कर सकते हो कि जस्ट सर्वाइव। बुरे वक्त में खदे को भी बाप बनाना पड़ता है। बस जो लोग कम्युनिटी में रहेंगे वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे, और जो लोग कम्युनिटी में नहीं रहेंगे वो प्रोटेक्ट नहीं होंगे। कम्युनिटी प्रोटेक्शन होगी उस टाइम। और ये भी पक्का है कि कल की अवतार भी उसी टाइम होंगे? नहीं, वो 2047 में। अच्छा, वो 2047 तो एक ऐसा महीना है जिसमें 2 अधिक मास आएंगे, 2 अधिक मास। अच्छा सर, ये तो बातें हो गई, लेकिन आपने लास्ट टाइम हमें पॉडकास्ट में बताया था आपकी बुक भी आ रही है सेक्स और एस्ट्रोलॉजी पे, और हमने जो पॉडकास्ट भी करा था उसके टाइटल से ही लोग बहुत इंटरेस्टेड हो गए थे। तो वो बुक कब आ रही है, और कुछ भी बताओ इस टॉपिक पे। रिसर्च पूरी चल रही है, दिवाली के आसपास बुक आ जाएगी। और सेक्स और एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ 5 चीज़ें हैं, 7th हाउस, 12th हाउस। अब ये जो मैंने नक्षत्र, तिथि, ये सब भी बताया है, ये क्या सेक्स में अफेक्ट नहीं करेगा? कैसे करेगा वो बताओ। अश्विनी नक्षत्र में अश्विनी कुमार है, अश्विनी नक्षत्र वाले दे विल टेक पिल्स बिफोर सेक्सुअल लाइफ। और अश्विनी वाले अपनी आपको जवान रखने के लिए शिलाजीत या क्या बोलते हैं और भी जो चीज़ें होती हैं ये सब लेते रहेंगे। और जो अश्विनी नक्षत्र वाले होते हैं, वो मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, अपने आप को जवान रखने वाले जो भी लोग हैं, इवन मेल्स जो इंजेक्शंस लगते हैं, झुर्रियाँ ना लगे उनको, बिटॉक्स और ये सब अश्विनी नक्षत्र के ट्रेड्स में आता है। और भरनी वाले सेक्स को अलग तरह से देखते हैं, क्योंकि भरनी वाले वैसे ही जो उनका जो शेप है वो है ही विजाइनल शेप है भरनी नक्षत्र की, उसको अलग तरह से देखा जाता है। लेकिन भरनी वाले एट एनी कॉस्ट कम से कम लॉयल जरूर होंगे। इसकी वजह कौन है? क्योंकि उसके जो अगर बुरा कॉम्बिनेशन कोई नहीं है तो लॉयल रहेंगे, क्योंकि यमराज उसके लॉर्ड है भरनी नक्षत्र के। कृतिका वालों को डिस्टर्बेंस आएगी सेक्स में, क्योंकि उनको एसिड रिएक्शंस बहुत होंगे। अग्नि है ना, अग्नि। और आपने सुना है कि बहुत सारे लोगों को सेक्स के बाद जलन फील होती है? सुना तो नहीं है। लेडीज में बहुत ज़्यादा होता है, जेंट्स में भी होता है। चलो वो तो सुना होगा ना, प्रोस्टेट शब्द सुना है पर ये नहीं पता क्या होता है। प्रोस्टेट कैंसर। हाँ, प्रोस्टेट एक प्रॉब्लम होती है, प्राइवेट पार्ट्स में होती है, वो कृतिका वालों को ज़्यादा होती है। और रोहिणी वाले तो वैसे ही अट्रैक्टिव होते हैं। हाँ। जितने भी लोग, मृगशिरा और रोहिणी दोनों आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं, आपको मिसगाइड कर सकते हैं ड्यू टू देयर अपीयरेंस। ये जो आपने बताया अश्विनी नक्षत्र वालों को सेक्सुअली एक्टिव रहने के लिए पिल्स लेनी पड़ सकती है? उनको आदत होती है, जरूरी नहीं है। एक आदमी है जिसको डाउट, बेमतलब का डाउट है। ऑल राइट। कोई भी आदमी की सिमेट्री, हर भगवान को हर बंदे ने अलग सिमेट्री दी है, लेकिन कोई अपनी नाक को आगे कर रहा है, कोई पीछे कर रहा है, कोई सीधा कर रहा है, कोई। हर आदमी के कान दोनों सेम साइज के नहीं होते, किसी के हो ही नहीं सकते। अपने अपने कान देख लेना, जिनका लेफ्ट ईयर बड़ा है वो ज़्यादा इमोशनल होते हैं, और जिनका लेफ्ट ईयर बड़ा है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, जिनका राइट ईयर बड़ा है वो ज़्यादा इमोशनल होते हैं। कान तो सेम से ही लगते हैं शीशे में, ढंग से देखोगे तो पता चलेगा ना। माइनर फर्क होगा ना। वो माइनर फर्क नहीं होते, बहुत बड़े बड़े फर्क होते हैं। वो एक जूता हमारा ज़्यादा घिसता है, और जिस आदमी का लेफ्ट जूता ज़्यादा घिसता होगा वो प्रैक्टिकल होगा, जिसका राइट ज़्यादा घिसता होगा वो नॉन प्रैक्टिकल होगा। हमारे ऐसे बॉडी पार्ट्स भी बहुत सारे हैं।
हर बॉडी पार्ट में एक अलग हमें वो मिलती है कि ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। कान बड़े होना, एस्ट्रोलॉजी, वैसे कान आते हैं सुनने के काम, एस्ट्रोलॉजी में कान देखने के काम आते हैं। जिनके कान में बाल हैं उनकी मैरिड लाइफ डिस्गस्टिंग है। अच्छा, कान पे तो सबके ही होता यार जो उम्र के हिसाब से तो कानों पे बाल अक्सर आ ही जाते हैं, सबके जिनके डिस्टर्ब है। जितने ज़्यादा हैं उस हिसाब से तो और जो वैक्स करा रहे हैं वो वही तो प्रॉब्लम है। जिनके जितने ज़्यादा बाल हैं वो उतने ज़्यादा उनकी पर्सनल लाइफ ख़राब है। जिनके कान बड़े हैं उनकी सक्सेस आने के चांसेस ज़्यादा है। बड़े कान वालों को विद्वान भी कहा जाता है कि ये विद्वान। हाँ हाँ, और जिनकी ये नीचे की ईयर लोब बड़ी होती है ना, उनको 40s के बाद बहुत अच्छी सक्सेस आती है। रणबीर कपूर की ईयर लोब देखना बहुत बड़ी है। आमिर खान के कान देखना ऐसे बाहर निकले हुए हैं और हाथी की तरह बड़े हैं। बहुत बड़े। एलियन वाले। हाँ, एलियन वाले। ये जो सक्सेस है ना, ये कान देख के ही पता चल जाती है, माथा देख के पता चल जाती है। जो अच्छा, वैसे एस्ट्रोलॉजिकली भी काफी पंडित जी लोग भी पियर्सिंग कराते हैं। पियर्सिंग का एक इम्पैक्ट है वैसे भी, तो वो उसका क्या रीजन? ये बुध का उपाय माना जाता है पियरिंग को, और उनको करानी चाहिए जिनका बुध स्ट्रांग है, उसको और स्ट्रांग कर देते जो बिना जाने पे वो करा लेते हैं हैं। वो स्टाइल कराते के रहे, लिए, वो कराते रहे। तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। हो सकता टैटूज का भी इम्पैक्ट होता है कि आप बॉडी पे क्या टैटू बनवा रहे हो। जिनका बुध और शुक्र नीच का है उनको टैटू नहीं बनवाना, अच्छा, क्योंकि स्किन है ना, स्किन प्रॉब्लम बुध और शुक्र से देखी जाती है। और जिनका बुध और शुक्र नीच का है या कोई भी प्रॉब्लमेटिक योग है, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो एस्ट्रोलॉजर्स को भी नहीं पता। मैंने आपको बताया ना, गुलिक है, मांदी, इंद्रचाप, धूम और उपकेतु, ये सारे प्लैनेट्स भी देखने होते हैं किसी भी चीज़ को सही परखने के लिए। तो एस्ट्रोलॉजी एक बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है जिसमें 99% पॉल्यूशन है आज की डेट में। 99%। मैं ये नहीं कह रहा मुझे सब कुछ आता है, लेकिन मैं कम से कम ये एक्सेप्ट तो करने को तैयार हूँ कि ये पार्ट मुझे नहीं आता। जो पार्ट आता है वही उसी पे रिसर्च करूँगा। और सिर्फ पराशर और शास्त्र को मैंने अपना माना हुआ है कि इस पे रिसर्च करनी है और पराशर और शास्त्र के हिसाब से ही बताना है। नक्षत्र वैसे हमारे सारे हो गए और बचा है और कोई? नहीं, नक्षत्र तो 27 हैं, सारे हो ही नहीं सकते। तो बता दो आप एक बार, और बता दो एक आध। अब इतना डीप चले गए तो फिर योगी ना आके बैठ जाए, मेरी बात सुनो तुम। सही बात है। तो चलो जी, इसी के साथ यही स्कूल खोल लो। अगला भी तो करना है ना पॉडकास्ट आपके साथ। तो कुछ बचा के रखते हैं और अगला पॉडकास्ट हम करेंगे जब सर की बुक लॉन्च हो जाएगी। बुक लॉन्चिंग यही होगी। बुक लॉन्चिंग यही करेंगे और जो डन बात है, अब तो कह दिया, अब तो करनी पड़ेगी। 100% बुक लॉन्चिंग यही होगी। उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, सेक्स एंड एस्ट्रोलॉजी को। और दोस्तों, एक पेज बुक का यहीं पढ़ा जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको राजन जी को रीच आउट करना है तो इनसे जुड़ी सारी डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। आप इनको इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं। इनके यूट्यूब चैनल का गोल बटन यहाँ स्क्रीन पर आ रहा है, आप दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हम आपके लिए ऐसे मज़ेदार पॉडकास्ट लाते रहेंगे, ज्ञान भरे पॉडकास्ट हमारे चैनल पे आते रहेंगे। टिल देन मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। जय श्री राम। जय श्री राम।